हाय। स्टीव जॉब्स ने 1985 में न्यूज़वीक को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि डेवलपमेंट ऑफ मैक कंप्यूटर्स वाज एन एक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या है ये एंटरप्रेन्योरशिप? लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। अब एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्ट को समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्रीफली अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कोई भी इंडिविजुअल जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, वी कॉल हिम और हर एन एंटरप्रेन्योर। But if we go a bit deeper, then there are three main components of the concept of entrepreneurship. तो पहले कंपोनेंट में जब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो बेसिकली वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी फॉर वैल्यू क्रिएशन. दैट मीन्स ऑफरिंग समथिंग बेटर. Now that better could be in terms of quality, in terms of cost or efficiency. But केवल आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी तो काफी नहीं है. The second element of the definition of entrepreneurship है pursuit of that opportunity in a disciplined and focused manner. बट अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सोचिए कि क्या अपॉर्चुनिटी को पहचान लेना एंड टू सीज दैट अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी के पीछे पूरी शिद्दत से लग जाना, क्या ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? जी नहीं. एक आइडियल फिक्शनल वर्ल्ड में शायद ये दो बातें सफिशिएंट होती, बट इन द रियल वर्ल्ड देयर विल ऑलवेज बी सम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स दैट विल नॉट बी इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर. पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, सोशल, ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हैं जो कभी भी पूरी तरह से प्रेडिक्ट या कंट्रोल नहीं किए जा सकते, और इसीलिए we'll have to bring in the picture the third and the very important component of entrepreneurship, and that is persisting even if you understand that you might not have control over all the resources, and thus willing to take risk in the face of uncertainties and external constraints. तो क्या इस वीडियो का टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप है? नहीं. तो फिर क्यों हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली एक्टिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर विद इन एन एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक एम्प्लॉय है जो एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजेस करता है और एग्जिबिट करता है एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज. तो अब बात आएगी कि कैसे, आखिर कैसे एक एम्प्लॉय एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव कर सकता है लाइक एन एंटरप्रेन्योर. तो उसका आंसर है कि एन एम्प्लॉय माइट वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर विद इन एन एस्टेब्लिश्ड कंपनी, first by deploying innovative ideas to create new products and services for his or her organization. Secondly, by devising more efficient processes or bringing structural changes in the organization, what we may call new ways of running business. And at last, sometimes these entrepreneurial activities might even lead to creation of new department or even new entities like subsidiary spin-offs. तो जब इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के कारण क्रिएट हुई ये नई एंटिटीज़ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहती हैं लाइक न्यू डिपार्टमेंट्स, वी कॉल इट इंटरनल वेंचरिंग. बट व्हेन दीज एंटिटीज मूव आउटसाइड द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक सब्सिडियरीज, वी कॉल दैट एक्सटर्नल वेंचरिंग. तो लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप के केस में भी वैल्यू क्रिएशन हो रहा है बट बाय एन एम्प्लॉय. अब चाहे वो वैल्यू क्रिएशन नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रूप में हो या नए और इनोवेटिव बिजनेस प्रोसेस के रूप में हो, और या फिर हो इंटरनल और एक्सटर्नल वेंचरिंग के रूप में. तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक एम्प्लॉय एग्जिबिट कर सकता है एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज विद इन एन एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन. एंड इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट इस सारे डिस्कशन में एक सेंट्रल थीम है ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू बाय डिप्लॉइंग इनोवेटिव थिंकिंग विच लीड्स टू सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज. अब सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज का एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था एट द वेरी आउटसेट ऑफ दिस वीडियो, विच वाज डेवलपमेंट ऑफ मैक कंप्यूटर्स. तो अब डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जांपल्स सक्सेस के भी और फेलियर के भी ऑफ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज. तो सक्सेस लिस्ट में हैं 3M's पोस्ट नोट्स, गूगल्स जीमेल, फेसबुक लाइक एंड सोनीज प्ले स्टेशन. और फेलियर की लिस्ट में हैं माइक्रोसॉफ्ट जूम, गूगल लाइवली, फेसबुक होम एंड एप्पल न्यूटन पीडीए.
तो इन सारे एग्जाम्पल्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करने में तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट एनी स्पेसिफिक सक्सेस और फेलियर स्टोरी ऑफ एनी ऑफ दीस एग्जाम्पल्स, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो विद द डिटेल्स. So till now we have been discussing the similarities between entrepreneurship and entrepreneurship. But now let's move through the differences. एंड आई मस्ट से कि डिफरेंसेस बहुत ही इंट्यूटिव हैं एंड कॉमन सेंस अप्लाई करके इजीली समझे भी जा सकते हैं. जैसे कि डिफरेंस बेस्ड ऑन ओनरशिप. तो पहला ऑब्वियस डिफरेंस है ओनरशिप के बारे में, जहां वी नो कि इंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय एंड डज नॉट ओन द ऑर्गेनाइजेशन, बट एंटरप्रेन्योर के पास है उसके बिजनेस की एब्सोल्यूट ओनरशिप. देन लेट्स टॉक अबाउट रिस्क. For entrepreneur, risk will be limited by the factor that how much risk taking is allowed by his or her company. And generally, most of the risk will be borne by the organization and not by the entrepreneur. बट इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वही डिसीजन मेकर है और वही ओनर है, बाय एप्लीकेशन ऑफ कॉमन लॉजिक वी कैन से कि सारी रिस्क भी उसको ही बियर करनी होगी. तो अब बात कर लेते हैं रिवार्ड्स की. तो रिवार्ड्स के केस में भी सिमिलर रूल अप्लाई होता है कि एंटरप्रेन्योर के रिवार्ड्स लिमिटेड होते हैं बाय द इंसेंटिव गिवन टू हिम और हर बाय हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंसेंटिव मॉनेटरी भी हो सकता है और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन ऑल्सो. And obviously it will vary as per the company policy. But again, as entrepreneur is the owner as well as the decision maker of his or her venture, जो भी rewards active होंगे, those rewards will belong to the entrepreneur himself or herself. Then let's talk about freedom of execution. तो कई ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से फ्रीडम ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर लिमिटेड रहती है. पहली बात तो ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को रिस्क पर नहीं डालना चाहेगा, और इसीलिए देयर विल ऑलवेज बी सम रिस्ट्रिक्शंस. एंड established organizations generally have their own corporate immune system also, जो कि एक inertia पैदा करता है towards change that sometimes becomes a wall for the entrepreneurial activities. अब एज्यूम कीजिए कि कोई इंटरप्रेन्योर किसी ऐसे इनोवेटिव सिस्टम को डेवलप कर रहा है जिससे कि किसी और एम्प्लॉय या एम्प्लॉय ग्रुप की प्रेजेंट स्किल्स रिडंडेंट हो जाएंगी. तो ऑब्वियस है कि सच एन एंटरप्रेन्योर विल हैव टू फेस रेजिस्टेंस. तो जहां एक और मल्टीपल रीजंस की वजह से फ्रीडम ऑफ एग्जीक्यूशन इज लिमिटेड फॉर एन एंटरप्रेन्योर हु इज द ओनर ऑफ हिज बिजनेस has complete freedom of execution for obvious reasons. तो फिर बात आती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की. अब ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर हैज एक्सेस टू कंपनी प्रोवाइडेड रिसोर्सेज, and if his or her top management supports the entrepreneurial activity, sufficient resources will be provided by the organization. But in case of entrepreneur, he or she will have to bear the entire responsibility to arrange for whatever resources are required. और अब लास्ट में बात कर लेते हैं ब्रेड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की. तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज जनरली आर परफॉर्म्ड विद द सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टॉप मैनेजमेंट, एंड हेंस एंटरप्रेन्योर को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट अवेलेबल रहता है दूसरे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का, लाइक फाइनेंस, एचआर, एटसेट्रा. बट इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योर, all the decisions, whether they are with regard to operations or finance or HR or marketing whatsoever, एक एंटरप्रेन्योर को ही इन सारी चीज़ों के लिए डिसीजन लेना होता है. तो हम कह सकते हैं कि ब्रेड्थ ऑफ डिसीजन मेकिंग इज मच लार्जर फॉर एन एंटरप्रेन्योर. तो ये तो बात हुई डिफरेंसेस की बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप. बट अब सवाल ये है कि आखिर किसी कंपनी को ज़रूरत क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की. तो उसका जवाब ये है कि जो कंपनीज इंटरप्रेन्योरशिप को यूज़ करके और इनोवेशन के द्वारा समय के साथ अपने को चेंज नहीं करती, उनके साथ वही होता है जो कोडेक के साथ हुआ, एम्बेसडर के साथ हुआ, एचएमटी के साथ हुआ और नोकिया के साथ हुआ. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉल व्हाट डार्विन हैज सेड. इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट दैट सर्वाइव्स, इट्स नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव्स, इट्स द वन दैट अडेप्ट्स टू चेंजेस दैट सर्वाइव्स. तो अब बात कर लेते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स की दैट मेक अ फर्म सुटेबल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. तो इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक है प्रोएक्टिवनेस. तो प्रोएक्टिवनेस की डायमेंशन ये मेजर करती है
कि whether the company is satisfied being among followers or it wants to lead the competitive environment. क्या कंपनी के अंदर वो इंटेंशन और कैपेबिलिटी है कि वो फ्यूचर नीड्स को आइडेंटिफाई करके इनिशिएटिव ले सके टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज और टू एंटर द न्यू मार्केट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक विच इज इन्वेंटरी ऑफ एडिक्वेट टैलेंट. तो क्या कंपनी के अंदर इस तरह के एम्प्लॉयज हैं who have the capability and the intention to think out of box and innovate. Now the third characteristic is open culture that allows creativity and innovation. क्योंकि environment such as bureaucratic environment में creativity, innovation and entrepreneurship cannot grow and prosper. तो अब बात कर लेते हैं about the fourth characteristic which is intention and capability to allow some calculated risk. Because whether it is entrepreneurship or entrepreneurship, there will always be some risk involved. So the company must have the intention and sufficient resources to allow such calculated risk. And now let's talk about the last, but I guess the most important point, and which is support from the top management. और अगर इस पॉइंट की इम्पोर्टेंस को समझना हो तो we all can refer to the story of Steve Sesson, who was an engineer at Kodak, who invented the portable digital camera, but Kodak could not benefit from it, and the rest is history. So अभी हम बात कर रहे थे उन characteristics की that a company must have to provide a breeding ground for successful entrepreneurial activities. But now it is worth discussing some qualities apart from knowledge, skills, and experience related to a particular job that an employee must have so that he or she can become a successful entrepreneur. And these two qualities are ability to sell and ability to make bonds with coworkers. So while ability to sell is needed so that an entrepreneur might present his or her ideas to those in authority as an adequately packaged business case to secure funding and other approvals, ability to make bonds with coworkers is needed to deal with inertia and possible perception of threat. Now, let's talk about some reputed companies that have been successfully developing and maintaining a culture and atmosphere for entrepreneurship. And in this list, Google's 20% time policy is a legendary example, where Google allows its employees 1/5 of their work hours to pursue personal projects based on innovative ideas. Other such companies in this list are 3M, Intel, Apple, Sony, etc., which utilize Idea Fair, Hackathon, and Sandbox Fund, etc., to cultivate a culture of entrepreneurship in their organizations. Now, at last, let me also bring to your notice that in different pieces of literature, you may find different nomenclature for such entrepreneurial activities, such as skunk works when these activities are structured and have formal approval and support from the top management, and bootlegging when these activities are unstructured and lack formal support and approval from the top management. So, this was all from my side on the topic of entrepreneurship. And if you are with me till the end of this video, you should have great interest in the topics related to management. So I would like to invite you to subscribe this channel and share this video to like-minded people. Also, I will appreciate if you will share your views in the comments. Keep learning.